Hello students, welcome to Maths and Science Zone. In revision lecture 1 of chemical reactions and equation, we will revise the chapter and once again discuss about chemical reactions, chemical equations, balancing and type of chemical equations. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का रिवीजन ले रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो आउट ऑफ 3 वीडियोस। सबसे पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन कहलाती है। किसी भी केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आए क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस व्हिच आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस में किन्हीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, या जो भी चीजें आपस में केमिकली कंबाइन होती हैं उनसे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। इनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और उन केमिकल रिएक्शंस को जब सिस्टमैटिकली आप अरेंज करते हैं, सिस्टमैटिकली लिखते हैं, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुई? केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक साइड में रिएक्टेंट्स जितने भी चीजें रिएक्ट आपस में कर रही हैं, फिर एक एरो गिव्स को रिप्रेजेंट करता है। इट गिव्स प्रोडक्ट्स वो जो उस रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का बेस तरीका क्या था? रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स। अब उस रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, अगर आपने वर्ड्स में किसी को रिप्रेजेंट किया, जैसे आपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया मीथेन, यहां पे ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और यहां पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसका फॉर्मेशन किया। ठीक है, प्लस एनर्जी भी बनती है। एनर्जी में लिख नहीं रहा क्योंकि एनर्जी यहां पर कोई आपका इंग्रेडिएंट नहीं है प्रोडक्ट साइड का, बट एनर्जी आउटपुट इज आल्सो देयर। तो यहां मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये अगर मैंने यहां रिएक्शन लिखी है तो दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमने एक रिएक्टेंट, बीच में एरो दिखाया है, प्रोडक्ट साइड दिखाई है, तो ये इक्वेशन का फॉर्म है और ये एक वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन का मतलब जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उन सबको वर्ड्स में लिखा गया है। अब वर्ड्स में किसी भी इक्वेशन को लिखने में डिफिकल्टी होती है, इतना लंबा लिखना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए एक सिंपलर मेथड निकाला गया। हर एक सब्सटेंस का एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता है। उस केमिकल फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमने रिप्रेजेंट करना शुरू किया। मीथेन CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2। हमने सारे जितने भी कंपाउंड्स थे उनके केमिकल फॉर्मूलों के फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपकी कहलाने लगी केमिकल इक्वेशन। लेकिन अभी ये केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल क्या होता था? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स अभी बराबर नहीं होते हैं, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स इस साइड हैं उन सबका जो मास है उनका सम, जितने भी प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं उनके सारे एटम्स का मास का सम वो आपस में बराबर रहने चाहिए। तो वो यहां पर बराबर आपके नहीं दिखते हैं, तो इसको अभी हम लोग स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। बैलेंसिंग के लिए क्या करना है? यहाँ एक कार्बन है, या एक कार्बन है, या 4 हाइड्रोजन है, या 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 2 लगाया कि हाइड्रोजन को 4 किया। अब कार्बन एक था, ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन 2 थे। अभी यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन बेटा 4 हो रही है, 2 ये रही, 2 ये रही। तो 4 के लिए यहाँ पे एक 2 और लगा दें तो ऑक्सीजन 4 हो गई। एक बार फिर चेक कर लिया, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, 2 और 2 4 है। अब जब यहाँ पे आपने ये कोफिशिएंट्स लगा दिए तो इन कोफिशिएंट्स से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यानी कि एक मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंबाइन करके एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोल, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी मोल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोल एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार फिर बोलता हूं, 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसको रीड करने का ये तरीका होगा। तो यहां पर हमने 1 2 1 2 करके जो कोफिशिएंट्स लगाए, इनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि स्टोइकोमेट्री में इनका यूज किया जाता है इनको बैलेंसिंग करने में, मासेस को बराबर करने में। आप सिर्फ कोफिशिएंट्स वर्ड बुलाएंगे तो भी सफिशिएंट है। कोफिशिएंट्स मेंट फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बैलेंस कर लिया और ये कहलाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री में हर इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तक पहुंचाना ही आपका टारगेट होता है। एवरी इक्वेशन इज सपोज टू बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लीविंग अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन विल नॉट गिव यू मार्क्स। Leaving a word equation or writing anything in a word equation, unless it is being asked that you have to give in the word form, unless it is not being given, it has to be given in the word form. आप
वर्ड इक्वेशन नहीं फॉर्म करते हैं। आप क्या फॉर्म करते हैं? आप हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने वहां तक बात कर लिया था कि हमें वर्ड इक्वेशन कैसे बनानी है, हमें ये भी बात कर लिया था कि किस तरह से हमें वर्ड इक्वेशन को कंपाउंड्स के नेम्स के साथ, कंपाउंड के फॉर्मूलों के साथ रिप्रेजेंट करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, हमें आदत होनी चाहिए कि हर रिएक्शन में हम लोग उनका स्टेट भी लिखें। अच्छे से याद है ना कौन कौन से स्टेट होते थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। जब भी कोई सॉल्ट सोल्यूशन पानी में मिलाया जाता है तो उसको हम लोग एक्वस कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टेट है वो भी लिखने की आदत डालो। जिन रिएक्शंस की तुम्हें याद रहती हैं उन रिएक्शंस की, उन स्टेट्स को याद करो और उसके बाद उनका मेंशनिंग करने की एक हैबिट में आओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ लिया गया स्लेक लाइम फॉर्मेशन के लिए, मतलब अनस्लेक लाइम लिया हमने, अनस्लेक लाइम को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, और अनस्लेक लाइम या क्विक लाइम लिया, साथ में वाटर का मिक्सचर किया, वाटर लिक्विड स्टेट में था, कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो सॉलिड स्टेट में था, तो इससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो एक एक्वस फॉर्म में बनेगा। तो ये एक्वस फॉर्म में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉलिड स्टेट इसकी कैल्शियम ऑक्साइड की मेंशन कर दी, लिक्विड स्टेट वाटर की मेंशन कर दी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस स्टेट, क्योंकि पानी में मिलकर ये बना। ये एक नई बात तुमने सीखी कि क्विक लाइम को अनस्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। अच्छा, इसी के साथ इस रिएक्शन को शुरू करते हैं, जो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो आज का हमारा पार्ट है उसको। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये कैसा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि ये ए कंपाउंड प्लस बी कंपाउंड कंबाइंस टू फॉर्म ए बी, इस लुक में है ना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। हम लोग के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? मेनली हम लोगों ने पढ़े थे, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था शायद, हाँ, कॉम्बिनेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा पढ़ा था हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। यही चार हम लोगों ने टाइप पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शंस में सब में अलग अलग इंफॉर्मेशन की हमारी जरूरतें हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी गिव्स ए बी, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका जनरल टाइप क्या है? जस्ट उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कोई ए बी एक सिंगल कंपाउंड है, वो ब्रेक हुआ ए प्लस बी में, या ए प्लस बी प्लस सी में, या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में, है ना, 3 4 4 तक बनते हैं। इन सारे रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने 3 टाइप्स भी पढ़े थे, 3 पढ़े थे, 4 पढ़े थे हम लोगों ने, डिकम्पोजिशन के टाइप्स भी पढ़े थे। अभी हम लोग डिकम्पोजिशन के टाइप्स अलग से डिस्कस करते हैं, जनरल फॉर्म में चारों के बारे में बात करने पहले। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते थे? एक कोई ए कैटायन जो कि मेटल का होगा, किसी बी एनायन से मिला हुआ बना है ना। बी जो भी आपके नेगेटिव आयंस हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे रेडिकल्स याद किए थे, वो क्लास 9th वाला एक बार रिवीजन करेंगे। और इसमें कोई यहाँ पर सी मेटल अगर आपने कंबाइन किया, सी मेटल यहाँ पे मेटल के फॉर्म में आना है, आयन के फॉर्म में नहीं, लेकिन मैं प्लस का निशान इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वो पॉजिटिव है, मेटल ही यहाँ लिया जाना है। तो ये सी वाला ए वाले को रिप्लेस करके सीबी का फॉर्मेशन करे और ए को अलग कर दे। ठीक है, यहाँ पे सी का मोर रिएक्टिव होना, सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। अच्छा, ये मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, इसके लिए हमने आपको एक सीरीज याद करने के लिए कही थी, पेज 45 की, और उसका हमारा एक निमोनिक्स क्या था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लव हाइनास, कॉल मी स्मार्ट गेमर। क्या थी? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लव हाइनास, कॉल मी स्मार्ट गेमर। तो अब यहाँ पे प्लीज पी फॉर पोटेशियम, स्टॉप का एस फॉर सोडियम, कॉलिंग का सी फॉर कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, जेड फॉर जेब्रा वाला जेड जिंक के लिए, आई फॉर आयरन, लव का एल लेड के लिए, हाइनास हाइड्रोजन के लिए। अच्छा, हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा जाता है, ये मन में आती है बात? एक्चुअली हाइड्रोजन थोड़ा सा तुलना करने के लिए रखा जाता है, कुछ हाइड्रोजन से ऊपर वाले, कुछ हाइड्रोजन से नीचे वाले। कई रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे तुम कार्बन को भी पाओगे,
कार्बन को भी बीच में तुलना के लिए डाल दिया जाता है, क्योंकि जो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव कहलाते हैं, और जो कार्बन से थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं वो आपके मॉडरेटली रिएक्टिव कहलाते हैं। इनके बीच में कार्बन डाला गया, बट हमारे एनसीईआरटी में चूंकि नहीं है तो इससे कंपैरिजन के हमारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, कहीं लिखा पाओ तो दिमाग में संतुष्टि रहनी चाहिए। अब हम लोगों की तुलना किससे आती है? हाइड्रोजन से आती है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड्स में से हाइड्रोजन को निकाल पाएंगे, और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का जो अगला पार्ट होता था उसमें हाइड्रोजन के नीचे वाले भी हम लोग याद करते थे। हाइड्रोजन के नीचे वाले हमारे क्या होते थे? कॉल मी स्मार्ट गेमर। तो कॉल का सी क्या है? कॉपर, और फिर मी मरकरी, और स्मार्ट का एस सिल्वर, और गेमर का गोल्ड। उसके नीचे प्लैटिनम भी होता है, बट हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज पेज 45 की है उतनी ही है। ठीक है, तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? इसमें कोई A प्लस वाला, B नेगेटिव वाला और C प्लस वाला, D नेगेटिव वाला कंबाइंस टू फॉर्म। इसमें A या C में किसका रिएक्टिव होना जरूरी नहीं है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों सॉल्ट्स हैं। एक अपने आप को ब्रेक करेगा तो दूसरा कंबाइन कर ही लेगा उसके आयन को अपने साथ। तो यहाँ पे A D के साथ कंबाइन हो जाता है और जो C होता है वो B के साथ कंबाइन हो जाता है। तो दो जगह पर कैटायंस और एनायंस आपस में ब्रेक करते हैं, और अपने इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाता है, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही ज्यादातर प्रेसिपिटेशन होता है। जो दो यहाँ पर कंपाउंड्स बनते हैं उनमें एक जो होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और प्रेसिपिटेट जिन रिएक्शंस में बनता है उन्हीं को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बट एवरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात करनी थी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात करनी थी, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हम लोगों ने क्या क्या टाइप पढ़े थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन पहला पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल माने हीट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट की वजह से होने वाला डिकम्पोजिशन। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का हम लोगों ने एक नाम और क्या पढ़ा था? और इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। तीसरा हम लोगों ने फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा था, और फोटो डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम क्या पढ़ा था? फोटो डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोलिसिस। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं इसी को, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, ये भी इसी का नाम है। और कोई पढ़ा था क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया और फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई और डिकम्पोजिशन का टाइप भी हम लोगों ने पढ़ा था। हीट से डिकम्पोज कर लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी से कर लेते थे और लाइट से कर लेते थे। राइट, वी हैव स्टडीड 3 फॉर्म्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसमें कई बच्चों ने मेरे से अलग से कहा कि सर इलेक्ट्रो जो डिकम्पोजिशन है या इलेक्ट्रोलिसिस है उसको बता दीजिए। तो मैं जो एक्टिविटी 1.7 है, एक्टिविटी 1.7, इसको अभी तीसरे वीडियो में फिर से डिटेल में डिस्कस करता हूं, क्योंकि एक्टिविटी 1.7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। मैं इसको भी अपने वीडियो 3 में एक्टिविटी 1.7 को फिर से डिस्कस करूंगा। एक बात मैं वीडियो 1 में डिस्कस करना भूल गया था, वो ये जो कि बड़े इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है कि हम लोगों को कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। तो केमिकल रिएक्शन के होने के जो पेज नंबर 2 पे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5वां एक एक्स्ट्रा ऐड करा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी चीज का स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट चेंज हो रहे हैं, कहीं पर भी किसी कंपाउंड का कलर चेंज हो रहा है, या फिर गैस इवॉल्व हो रही है। और एक बात ध्यान रखना, गैस का इवॉल्व होना हमेशा प्रोडक्ट साइड पे दिखाया जाता है, कभी भी रिएक्टेंट साइड पे नहीं। और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी प्रोडक्ट साइड पे ही होता है। और प्रेसिपिटेट में ये डाउनवर्ड एरो का यूज किया जाता है, विच शोस प्रेसिपिटेट बन रहा है। और अगर अपवर्ड एरो का ऐसा प्रयोग कर रहे हो तो उसका मतलब होता है कि वहां पर क्या हो रहा है? एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये बातें आपको सिर्फ प्रोडक्ट साइड में ही इन एरोस के थ्रू दिखानी होती हैं। ठीक है,
और चेंज इन टेम्परेचर में हम लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में सीखा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, अगर प्रोडक्ट साइड में हीट प्लस में लिखी हुई है तो इसका मतलब वहां हीट इवॉल्व हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर प्रोडक्ट साइड में हीट माइनस में लिखी हुई है तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई है या उस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हीट दी गई है। ठीक है। और एक बात और बताने वाली थी तुम लोगों को कि अगर कभी भी तुम्हें कोई कैटलिस्ट का प्रयोग करना है, हीट है, तो तुम हमेशा कैटलिस्ट के बारे में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कोई भी रिएक्शन इस जनरल फॉर्म में होती है, यहीं पे आप कैटलिस्ट को भी बताते हो। कैटलिस्ट याद है सबको? कैटलिस्ट आर दोज केमिकल कंपाउंड्स which do not participate in the reaction, remain same at the end of the reaction, but are responsible for speeding up the rate of reaction. That means sometimes they can increase the rate of reaction, increase the speed of reaction, तो positive catalyst कहलाते हैं। If they decrease the rate of reaction, तो उनको हम negative catalyst बोलते हैं। लेकिन catalyst का काम क्या है? reaction की speed को alter करना। ठीक है। अच्छा, promoters क्या होते हैं? कभी कभी promoters भी आपको यहाँ पे लिखने को आते हैं। तो promoters are those chemical compounds which support the catalyst, यानी catalyst खुद एक सपोर्ट है, उसको भी सपोर्ट देने वाले जो हैं उनको हम promoters भी कहते हैं। जो ATM करके लिखा हुआ होता है वो होती है आपकी प्रेशर कंडीशंस। तो प्रेशर कंडीशंस भी इसी एरो पे लिखी जाती हैं। जो टेम्परेचर अगर कभी दिया होगा तो टेम्परेचर कंडीशंस भी इस पे लिखी जाती हैं। और डेल्टा अगर बना दिया तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स को हीट दी गई है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो ये डेल्टा का साइन भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रोमोटर्स, प्रेशर, हीट का निशान जो डेल्टा का, ये सब कुछ इस एरो पे होता है। और बहुत कुछ आ जाए तो बहुत कुछ एरो पे लिखना पड़ जाता है हम लोगों को छोटा छोटा। और जब भी प्रेशर मेंशन किया जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटीएम में मेंशन किया जाता है। अगर याद हो तो हम लोगों ने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के अमोनिया वाली रिएक्शन में एटीएम में प्रेशर मेंशन किया था, है ना। तो ये भी हमें अपने रिएक्शंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा पता होनी चाहिए। चलो, हियर आई एंड।